हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के ननिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हुंडरू का झरना। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उस क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोग उसको देख लिए होंगे। और ये 5वां चैप्टर का है, हुंडरू का झरना जिसका नाम है। देखिए इसमें जो है, पहले हुंडरू का झरना को कंप्लीट पढ़ देते हैं। आप लोग कॉपी कलम में इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और कहानी को ठीक से सुन लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होगा ना, वो दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब देखिए ये हुंडरू का झरना है, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप करना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हुंडरू का झरना जो है, इसका लेखक कौन है। देखिए इससे 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी है ही। इसका लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। ये हुंडरू का झरना का लेखक कामता प्रसाद सिंह काम है। और ये हुंडरू का झरना क्या है, जैसे कोई निबंध होता है, कहानी होता है, कविता होता है, तो हुंडरू का झरना क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब यात्रा वृत्तांत मतलब घटना, यात्रा के दरमियान जो घटना घटता है उसको लिख देना, वो यात्रा वृत्तांत होता है। तो यानी कि एक यात्री जब यात्रा के लिए निकलता है तो उसके साथ में जो भी घटना घटता है, उस घटना का सच्चा जो वर्णन किया जाता है, उसी को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो ये जो हुंडरू का जलप्रपात है, हुंडरू का झरना है, इसको देखने के लिए कामता प्रसाद सिंह काम एक बार गए थे। तो उन्होंने उनके साथ में जो भी उस यात्रा के दरमियान उन्होंने अनुभव किया, देखा, तो उन्हीं चीजों का जो है वर्णन इस चैप्टर के अंदर में किया है। इस चैप्टर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन है। और आपको पता होगा कि ये जो हुंडरू का झरना है, ये झारखंड के अंदर है। और झारखंड में जो है आदिवासियों की संख्या आप लोग तो पता ही होगा। तो ये जो है आदिवासी की संस्कृति को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला एक याद रखिएगा कि इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कामता प्रसाद सिंह काम है। और ये क्या है, तो कविता है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। और इसमें किस कैसे स्थानों का वर्णन किया गया है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया गया है। और यह जो है आदिवासी की संस्कृति को उभारने वाला एक यात्रा वृत्तांत है। और इस हुंडरू की झरना के अंदर, इस चैप्टर के अंदर में केवल हुंडरू की झरना नहीं, हुंडरू के झरना के आसपास जो पहाड़ है, नदी है, वहाँ की जंगल की जो सुंदरता है, और छोटा नागपुर जहाँ हुंडरू का झरना है, वहाँ कोयले और अब्रक का एकदम खान ही है, समझिए खदान है, तो उसका वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। तो हुंडरू के झरना चैप्टर के अंदर में पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता, कोयला, अब्रक, इन सारी चीजों का वर्णन बहुत रोचक ढंग से लेखक ने, कामता प्रसाद सिंह काम जी ने, इसमें वर्णन किया इसका। और इस पाठ में बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास भी प्रकट किया गया है। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए है। या 2 नंबर में पूछ सकता है कि हुंडरू के झरना में किन किन चीजों का वर्णन है, तो आप लिख सकते हो कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन है, आदिवासी की संस्कृति को उभारने वाला एक यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद इसके अलावा इसमें झरना के अलावा पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता और कोयले और अब्रक के खदानों का वर्णन है। इस पाठ में बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास भी प्रकट किया गया है। और इस झरने की सुंदरता के बारे में जो लेखक है, सुंदरता के बारे में जिस तरह से इसमें वर्णन किया इस चैप्टर में, मजा आ जाएगा कहानी सुन करके। इसका सुंदरता का वर्णन और जिस तरह से इसका प्राकृतिक दृश्य है, और लेखक ने जिस तरह से उनका वर्णन इस चैप्टर में किया है, इस पाठ को एकदम से रोचक बना देता है, एकदम से इंटरेस्टिंग बना देता है और पढ़ने में मजा आता है। आप लोग में से अगर कोई पढ़े होंगे तो मालूम भी होगा। तो झरने की सुंदरता और यहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है, उसका जो लेखकों ने जिस हिसाब से वर्णन किया है, जिस तरह से वर्णन किया है, जिस शब्दों से वर्णन किया है, वो जो है इस पाठ को एकदम से रोचक बना देता है। तो ये हुंडरू का झरना कहाँ पर है, तो ये हुंडरू का झरना छोटा नागपुर में है। छोटा नागपुर झारखंड के अंदर में है। ऑब्जेक्टिव में आएगा हुंडरू का झरना कहाँ है, तो हुंडरू का झरना झारखंड के अंदर में है, छोटा नागपुर में हुंडरू का झरना है। और ये छोटा नागपुर के बारे में कुछ बातें जो आपके इस चैप्टर में लिखा हुआ है, उसको ध्यान से सुनिएगा। यह आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक स्थान है, एकदम आकर्षक, ऐसा स्थान कि अगर कोई वहां जाए ना, तो वो स्थान उसको जो है अपने और अट्रैक्ट कर लेता है। अगर एक बार आप छोटा नागपुर की यात्रा अगर कर लेंगे, तो आपका बार बार मन करेगा कि हम वहां पर जाए। इसके अलावा ये मनमोहक, एकदम मन को मोहने वाला और एकदम से आनंददायक स्थान है, एकदम आनंद प्राप्त करने के स्थान है। तो ये है छोटा नागपुर। यहाँ स्वर्ग की तरह एकदम सुंदरता और शांति चारों ओर एकदम बिखरा हुआ है। स्वर्ग की तरह एकदम शांति मिलेगा और उसके स्वर्ग की तरह एकदम सुंदर जगह छोटा नागपुर का है। और यहाँ की जमीन में एकदम हरियाली है और आकाश में नीलिमा है ना, आकाश में नीलिमा और आसमान में बादल। देखिए इसमें जो लिखा है ना, ये लेखक बताते हैं
कि जो छोटा नागपुर है वहाँ का जमीन में जो है एकदम हरियाली है, मतलब हरे भरे पेड़ पौधे, हरे भरे जो वहाँ का फसल वगैरह है वो सब कुछ हरा भरा है और आकाश में एकदम नीलिमा छाया हुआ है। इसके अलावा जिस समय ये जो लेखक गए हुए वहां पर, तो जब ये गए थे ना उस समय अगस्त का महीना था, तो बारिश का मौसम होता है, तो बादल उस समय आसमान में छाया हुआ है, तो उस समय तो वो अपने इस यात्रा वृत्तांत पर लिखता है कि आसमान में बादल जो है एकदम आंख मिचौली खेल रहा था। वो और जो है कि ये जो है वातावरण को वहां का एकदम से सुंदर बना रहा था। और जंगली जानवरों की आवाज, ये जंगल में है हुंडरू का झरना और वहां घना घोर जंगल है, तो उस जंगल के अंदर में जंगली जानवरों की आवाज से जो है उसका पूरा कोना कोना जंगल का एकदम गूंजता है। तो इतना भयानक भयानक है ना, तो डर वाला भी स्थान है। और ये जो है विचित्र विचित्र पक्षी, और इस जंगल में जो है बहुत सारे पक्षी जो है बसेरा लिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, और ये सारे पक्षी का जो चहचहाट है, जो चहक है, उन चहक से यानी पक्षियों के चहकाने से जो है पेड़ों का शाखा शाखा एकदम गुलजार हो जाता है। और यहाँ के खानों में कोयला और अबरक भरा हुआ है। जंगल में तरह तरह की लकड़ियां हैं, फल इतना पेड़ों में है कि फल जो है भार से एकदम झुका हुआ, इतना वजन से जो है फल का टहनी झुका, पेड़ का टहनी झुका हुआ है। मन पर जादू जैसा असर करने वाला यहाँ का पर्वत है, ये का पहाड़ है ना। और यहाँ का निवासी तो एकदम मस्त निवासी है, एकदम झूमता हुआ निवासी है। तो ये है छोटा नागपुर, है ना। तो ये सब चीजें आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये छोटा नागपुर के बारे में, इस छोटा नागपुर में और बहुत कुछ है, जैसे कल कल छल छल बहती हुई जो नदियां हैं, और यहाँ पर जो झरना है जिसको हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, हुंडरू का झरना, कहता है इसका नजारा ऐसा है ना कि ये आंखों को तड़ी और नमी प्रदान कर देता है, कल्पना को सुंदर खुराक दे देता है, और चित्त को, जो मन है ना, वह स्वच्छ और पवित्र बना देता है, यानी कि मन चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान कर देता है। ऐसा मनमोहक, ऐसा विचित्र, ऐसा सुंदर झरना है। अब देखिए लिखा है कि छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहा जाता है। ये सब तो मैंने अभी जो बतलाया ये सब था छोटा नागपुर के अंदर क्या क्या है, उसकी सुंदरता कैसा है, क्या है, तो उसके बारे में। अगर एग्जाम में पूछेगा कि छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है स्वर्ग का टुकड़ा किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। तो ये छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहा जाता है, अगर लिखने के लिए एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इतना आंसर ऐसे तो ये सारा चीज भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना 2 नंबर में इतना लिखने का क्या है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपकी किताब में भी लिखा हुआ था, ऐसे लिखेगा कि खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ियां, फूल फुनगियों पर नाचती हुई तितलियां, फूल भार से झुके जा रहे पेड़, कोमा दे के लिखिएगा, दर्शनीय नदियां, मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाला पर्वत, और वहां का मस्त निवासी, इन सब से युक्त है छोटा नागपुर, इसलिए छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। तो आप इस सब चीज लिख सकते हैं। इसके बाद है हुंडरू का झरना। हुंडरू का ये झरना जो है ना, इसके बारे में लिखा है कि छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। मतलब छोटा नागपुर अब जाइएगा तो वहां पर एक नहीं बहुत सारे झरने हैं, लेकिन उनमें से जो हुंडरू का झरना है ये एकदम निराला है, ये जो है एकदम बहुत ही सुंदर झरना है। लेखक ने तो उनका वहां पर भ्रमण करके आया हुआ, उनको देखा हुआ है, तो वो जो है बताते हैं कि वहां बहुत सारे दर्शनीय झरना है, लेकिन जो हुंडरू का झरना है वो बहुत सुंदर झरना है। और लेखक बोलते हैं कि जब मैं रांची जाता हूं, लेखक बोलते हैं कि जब मैं रांची जाता हूं तो हुंडरू का झरना एक बार देखने जरूर जाता हूं, क्योंकि हुंडरू का झरना ने मेरे मन और प्राण पर जो है जादू कर दिया है। यानी कि लिखता है कि उसकी सुंदरता ऐसा है कि उसके बारे में मैं कितनों लिखता हूं तो मैं अघाता नहीं हूं। कहता है मैं कितनों टेंशन में रहता हूं और हुंडरू के झरना का दृश्य जब मेरे सामने आता है तो मेरा सारा टेंशन, सारा तनाव जो है दूर हो जाता है। ऐसा है हुंडरू का झरना। तो इसलिए आप लोग भी अगर रांची जाइएगा तो आप लोग भी चले जाइएगा, लेकिन रांची जाने का एड्रेस, तो बोलेगा सर एड्रेस, तो एड्रेस लेखक ने चैप्टर के अंदर बता भी दिया है ना, एड्रेस भी सुन लीजिए। इसके बाद रास्ता कितना कठिन है उनके बारे में सुन लीजिए, फिर डिसाइड करिएगा कि जाना है या नहीं जाना है ना। तो लेखक बोलते हैं कि जब आप रांची पहुंचिएगा तो रांची से 27 मील की दूरी पर, है ना, रांची से जो हुंडरू है, जैसे देखिए ये मान लीजिए रांची शहर हो गया, आप यहाँ पर उतरिएगा तो यहां से एक सड़क जाती है, इसका नाम है पुरुलिया वाली सड़क। ये रोड है, इसका नाम है पुरुलिया वाली सड़क। तो ये पुरुलिया वाली सड़क हो गया। अब पुरुलिया वाली सड़क के बाद यहां से फिर इस पुरुलिया वाली रोड ये इधर चले गया।
अब यहाँ से एक रोड इधर आता है, पुरुलिया वाली रोड से इधर आता है, यहाँ पर पड़ता है हुंडरू का झरना। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पुरुलिया वाली सड़क पर जो है 14 मील जाना पड़ता है ना, तो पुरुलिया वाली सड़क पर आपको 14 मील चलना पड़ेगा, इसमें 13 मील, और हुंडरू से रांची से हुंडरू की जो दूरी है वो 27 मील है। अब ये थोड़ा सा ना एग्जाम में दिक्कत होता है, तो कैसे कितना मील कहाँ का है, तो आप थोड़ा देखिए। जैसे ये रांची है, रांची से पुरुलिया वाली रोड पर जाना है 14 मील, तो जब 14 मील की दूरी तय कर लीजिएगा, तो इस रांची से पुरुलिया वाली रोड पर 14 मील जाना है। अब फिर पुरुलिया वाली सड़क से हुंडरू की दूरी जो है इधर है 13 मील, है ना, 13 मील है। तो इस तरह से देखिए तो 14 मील और 13 मील, तब रांची से पहुंच जाता है हुंडरू का झरना, है ना, हुंडरू का झरना देखने। तो इस तरह से कहे तो टोटल कितना मील हो गया, 27 मील। माना रांची से हुंडरू की दूरी 27 मील। अब पुरुलिया वाली सड़क पर कितना मील जाना है, 14 मील, और पुरुलिया वाली सड़क से झरना 13 मील। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रांची से हुंडरू की दूरी 27 मील, पुरुलिया वाली सड़क से 14 मील, और पुरुलिया वाली रोड से झरना 13 मील है। अब ये तो एड्रेस बता दिए, किलोमीटर बता दिए कि भाई जब आप रांची जाइएगा तो वहां से इतने किलोमीटर की दूरी पर झरना है, लेखक ने क्लियर कर दिया। अब लेखक बताते हैं कि वहां जाने का जो रास्ता है, ये सब जो रास्ता है, ये रास्ता कैसा है, क्या केवल हुंडरू का झरना ही सुंदर है या उसका रास्ता भी सुंदर है, या रास्ता कैसा है नहीं है, कैसे होकर के वहां जाते हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती है। तो लेखक जिस समय गए थे ना, तो उस समय अगस्त का महीना था, तो धान की क्यारी वगैरह था, ये सारी चीजें थी, और बारिश का मौसम था उस समय, है ना। तो लेखक बताते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो एकदम सांप के जैसे भागती हुई सड़क, उस पर जो है एकदम बहुत मस्त निवासी वहां का उस रोड पर एकदम चलता हुआ बड़ा एकदम बहुत अच्छा जो है कि लग रहा था। और लिखता है कि जब मैं वहां जाने का रास्ता के बारे में बताता है कि जाने के क्रम में जो है आपको हुंडरू के झरना से पहले बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मैदान मिलेगा, एकदम हरी घासों से हरा भरा पड़ा हुआ एकदम मैदान मिलेगा। इच्छा करेगा कि थोड़ा सा टहल लें, इस नरम घास पर बैठे आराम करें, है ना। तो इस तरह से एकदम बहुत ही रास्ते में मनमोहक जो है एकदम बहुत ही सुंदर सुंदर मैदान भी आता है। और लिखता है कि जंगल से होकर जाना है, और जंगल इतना भी एकदम समझिए कि बड़ा घना घोर जंगल, ऐसा जंगल है ना कि साला बाघ जो जंगलों में रहता है, बाघ भी जंगल की विभीषिका से डर जाए, ऐसा जंगल वहां का है। अब आप डिसाइड कर रहे होंगे कि जाना है या नहीं जाना है ना। और कहता है कि पहाड़ी है और उस पर झाड़ी है ना, और उस झाड़ी में जो जंगली जानवर रहते हैं उन सबका आवाज आपके कानों में आएगा। अब सोचिएगा रास्ता पर जाइएगा, कहीं कोई जानवर आना ले, कोई जानवर हमें मेरे ऊपर झपट ना पड़े, है ना, इस तरह से। तो वो सारी जो जानवर है तो उनका जो आवाज है ना वो आपके कान में गूंजेगा इस रास्ते में। देखिए रास्ता कितना कठिन है, कठिन रास्ता के बाद ही तो, है ना, वैसा झरना है जो लोगों के मन पर, है ना, एकदम जादू जैसा असर करता है। ठीक है, तो यानी कि जितना कठिन रास्ता है उतना ही सुंदर झरना देखने को मिलेगा। जितना वैसा ना, जितना ज्यादा कठिन परिश्रम करिएगा उतना ही शानदार उसका जो है फल मिलता है। वैसे है कि इतना कठिनाई से भरा हुआ रास्ता है, इसको अगर पार करके वहां जाइएगा तो उतना ही सुंदर आपको झरना का दृश्य देखने मिलेगा। और कहता है कि रास्ते में जो है चहकती हुई चिड़िया का चहक से एकदम आनंद प्राप्त हो जाता है, और तितलियां जो है तितलियां जो उड़ती है वो वातावरण को, वो जो है और उस दृश्य को जो है बहुत ही बढ़िया बना देता है। और लिखा है कि धान की क्यारी एकदम न्यारी, क्यों, क्योंकि लेखक गए थे अगस्त के महीना में, तो उस समय धान की क्यारी था, हरे भरे धान। तो वो लेखक लिखते हैं कि धान की क्यारी जो है एकदम न्यारी नजर आ रहा था। इसके अलावा जो है इस प्रकार जो है लेखक इस तरह से मार्ग का आनंद लेते हुए झरने के पास पहुंचता है, और एक बार मन ही मन जो है झरने को प्रणाम करता है। ये लिखता है कि मैं झरने के पास पहुंचा तो मैंने झरने को प्रणाम किया। अब झरने के बारे में, है ना, आप तभी से सुन रहे हैं कि झरना बहुत सुंदर, कैसा सुंदर, अब झरने के बारे में बता रहा है। आप लोग डिसाइड कर लिए जाना है या नहीं जाना है। अब देखिए पानी का वहां पर एकदम अजब लीला है। झरना जो है ना, पानी पहाड़ पर से इस तरह से झरझर के, आप लोग मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, तो पहाड़ पर से जो पानी जो है ना वो झरझर के नीचे गिरता है ना।
तो वो झरना होता है। तो पानी का अजब लीला वहां पर, उछलना कूदना, धूम मचाना, आवाज करना। वो जब कान में वहां पानी का जैसे ऊपर से गिरता है पत्थर पर नीचे में, तो वो जिस तरह से आवाज करता है ना, वो एकदम से आनंद देने का। उसके साथ झरना का पानी का तो आवाज, आवाज के साथ साथ चारों बगल का जो एकदम नेचुरल दृश्य है, जो प्राकृतिक दृश्य है, वो आपके मन पर एकदम जादू जैसा असर करेगा। तो वहां पर पानी का एकदम अजब लीला है, उछलना कूदना, धूम मचाना। ऐसा लगेगा कि 10-5 हाथी एक साथ मिलकर चिघा रहा है, ऐसा लगेगा कि 10-5 ट्रेन का इंजन एक साथ आवाज कर रहा है। इस तरह से एकदम आपके कानों में आवाज पहुंचेगा। और या तो लगेगा कि एक साथ कई जहाज है जो एकदम से चक्कर काट रहा है, तो उस तरह से आवाज आपके कानों में आएगा। या ऐसा लगेगा कि कई सहस्त्र, मतलब कई हजार नाग सांप है ना, सांप ऐसा है जो फन फैला करके फुफकार रहा है। इस तरह से ऐसा आवाज आपके कानों में आएगा। लेखक बोलते हैं कि वहां की वातावरण ऐसा था ना, वातावरण की पवित्रता ऐसा मालूम होता है कि ऐसा हम लोग देवलोक पहुंच गए, है ना। ऐसा लिखता है कि ऐसा वातावरण वहां का था, तो अनुभव हो रहा था कि मैं एकदम से देवलोक पहुंच गया हूं, है ना, देवलोक पहुंच गया हूं इस प्रकार से। और इतना सुंदर दृश्य तो केवल ऊपर वाला ही बना सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये जो हुंडरू का झरना है ना, ये एक प्राकृतिक झरना है, ये जो है ऊपर वाले का बनाया हुआ दृश्य नजर आता है। यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है, इस पठारी पर स्वर्ण रेखा नदी। इस स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल से, उद्गम स्थल मतलब नदी उद्गम स्थल मतलब जहां से नदी का जन्म हुआ, तो इसके उद्गम स्थल से 50 मील आगे जो है वो हुंडरू का झरना है ना, हुंडरू का झरना आता है। तो वो एक नदी वहां पर, नदी का नाम क्या बोले, स्वर्ण रेखा नदी। और इस स्वर्ण रेखा नदी से 50 मील आगे पर क्या है, तो हुंडरू का झरना है। अब देखिए सर, हुंडरू का झरना बना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कम से कम 5 बार से तो अधिक ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में आता है, और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। वैसे हम दूसरे वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कराएंगे। और हुंडरू का झरना कैसे बना, अगर एग्जाम में आएगा, देखिए जो नदी होता है, ये देखिए जैसे ये पहाड़ है, इस तरह से ये पहाड़ है, तो जब नदी पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, नदी का पानी जैसे इधर से पानी आ रहा है पहाड़ पर से, ये पत्थर आ गया पूरा, अब इधर चढ़ेगा, चढ़ने के क्रम में क्या था, पानी कई धाराओं में बढ़ जाता है, और फिर जब यहाँ चढ़ जाता है तो सब धारा एक होकर के फिर नीचे गिरता है। तो जब स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो पानी की धाराएं कई भागों में बढ़ जाता है, फिर सब की सब धारा एक होकर जब पहाड़ पर से नीचे गिरती है, तो इस तरह से हुंडरू के झरने का निर्माण होता है। तो ऐसे बना है हुंडरू का झरना। तो आप याद रखिएगा, जब स्वर्ण रेखा नदी का पानी पहाड़ पर चढ़ने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, तो पानी की कहानी जो है कई धाराओं में विभक्त हो जाता है, और फिर सब की सब धाराएं बाद में इकट्ठा होकर के पहाड़ पर से नीचे गिरता है। तो इस तरह से हुंडरू के झरने का निर्माण होता है। तो ये हुंडरू का झरना कितना ऊंचाई पर से गिरता है पानी, तो 243 फीट ऊंचाई पर से जो है पानी नीचे गिरता है पत्थर पर। और यहाँ का पानी कैसा है, रंग अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एकदम उजला है ना, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में ये एकदम आकर्षक स्थल, क्या मनोरम दृश्य होगा, है ना। पता नहीं हम लोगों में से कौन यहाँ तक पहुंच पाएंगे। चारों ओर जंगल और पहाड़ों के बीच में जो है प्रकृति का यह लीला स्थली, कुदरत का यह करिश्मा है। और ऐसा है, इस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि एक और रांची का जंगल है और एक और हजारीबाग का जंगल है ना। जैसे बीच में झरना है, बीच में झरना है, झरना का एक साइड रांची का जंगल, एक साइड हजारीबाग। अब ये इसका मतलब क्या है, इसको ऐसा लेखक बोलता है कि एक बगल रांची का जंगल, एक बगल हजारीबाग पड़ता है, और बीच में हुंडरू का झरना है। इससे ऐसा लगता है कि यह झरना हम लोगों को संदेश देता है कि यह झरना सबके लिए है, सबका कल्याण करना ही इसका उद्देश्य है। न यह रांची का है, न यह हजारीबाग का है, बल्कि हुंडरू का झरना सबका है ना। तो पूछेगा हुंडरू का झरना क्या संदेश देता है, कि वह सबके लिए है, और वह उसका उद्देश्य क्या है, सबका कल्याण करना उसका उद्देश्य है ना। क्या वर्ड से, है ना, इस झरना की यात्रा पर जो लेखक गए थे उसको कितने तरीके से जो है इस चैप्टर के अंदर वर्णन किया है। और यात्रा वृत्तांत में जो ये सारी घटना लिखता है, इससे ये कि आपको भी पता चल सके कि भाई फलना जगह पर ऐसा जगह है जहां आप भी घूमने जा सकते हैं। या तो बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आपको पता चला होगा, जिसको कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं होगा, कि हमारे देश के अंदर भी एक ऐसा स्थल है, वो झारखंड के अंदर में है ना। तो इस प्रकार से यात्रा वृत्तांत से यही सब फायदा होता है ना, पढ़ने वाले को। और बड़ी झरना के बगल में, जहां पर बड़ा झरना है,
ये हुंडू का झरना, उसके बगल में 1 इंच मोटा एक पानी ऐसे पहाड़ पर से नीचे गिरता है। ऐसा लगता है कि महादेव जी पर कोई भक्त जो है दूध चढ़ा रहा है। वो तो देखने में और भी आकर्षक लगता है। और जहां घना घोर धारा गिरता है, वहां गिरता है ऊपर से बहुत सारा पानी इकट्ठा, वहां पर तो पानी पत्थर पर पड़ने के बाद 20 फीट जो है ऊपर तक जो है पानी उछल जाता है। और वहां पर पानी एकदम सांप की तरह दूर में खड़ा होगा ना, देखने में एकदम तो भाई मन मोह लेगा। सांप की तरह पानी चक्कर काटता है, हिरन की तरह लगेगा आपको छलांग भर रहा है, और बाघ की तरह एकदम से गरजता हुआ वहां का पानी नजर आता है। और यहाँ पर लेकिन ये तो जंगल में है, आपको पता है प्राय जंगल में, चारों तरफ जंगल बीच में ये है, इसलिए यहाँ पर जो है ना ये लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक बंगला बना दिया हुआ है, ताकि यहाँ पर जो मुसाफिर जो पर्यटक लोग आएंगे तो वो लोग यहाँ पर बैठेंगे, आराम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है खाने पीने का भाव है, दुकानदारी नहीं है। अच्छा, ये तो झारखंड के अंदर है, वहाँ का मस्त निवासी, वहाँ का भोलेपन, वहाँ के लोगों का और बड़प्पन ही कहिए। अपने लोगों के यहाँ पर अगर ऐसा स्थल होता और दूर दराज से लोग देखने आते तो पता नहीं कितनी दुकान खुल गए रहते। वहां पर दुकान नहीं है, खाने पीने के सामानों का बड़ा अभाव होता है। तो ये सारी चीजें ये इसलिए यात्रा वृतांत के अंदर बता दी, एकदम सच्ची घटना कि भाई अब जब जाओ तो आप अपने साथ में कुछ लेकर के जाना, वहाँ खाने पीने का थोड़े अभाव है ना। तो ये उसके बाद गांधी जी ने बड़ी अच्छा बात कहा था इसके लिए कि साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। जैसा हुंडू का झरना वैसा उसका मार्ग, इसी तरह से कुछ कहा था, है ना। जैसा हुंडू का झरना वैसा उसका मार्ग, मतलब जिस तरह से हुंडू का झरना कितना सुंदर है, इसको आप 2 दृष्टि से देख सकते हैं। जैसा हुंडू का झरना, मतलब जितना हुंडू का झरना सुंदर है वैसा ही सुंदर उसका क्या था, रास्ता भी था। और उतने जितना हुंडू का झरना आपके मन पर जादू करने, असर करने वाला है, उसी तरह से उसका जो है उसी तरह जो है उसका एकदम से डरावना जो है उसका रास्ता भी है। एकदम कठिन रास्ता है, उसको पार करके वहां जाना पड़ता है, तब एकदम आनंद आता है। तो पूछा गांधी जी ने हुंडू के झरना के विषय में क्या कहा था, तो गांधी जी ने हुंडू के झरना के विषय में कहा था कि साध की पवित्रता एवं महत्ता, साध का मतलब लक्ष्य होता है, साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। जैसा हुंडू का झरना है वैसा उसका मार्ग, ये गांधी जी ने इसके बारे में कहा है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर कोई अभिमान नहीं। सही बात है, अगर कोई आदमी अगर कुछ आदमी जो है थोड़ा सा दान कर देता है तो उसको गुमान हो जाता है, अभिमान हो जाता है। लेकिन लेखक बोलता है कि ये झरना न जाने, ये पहाड़ न जाने कितने पानी दान कर चुका है। अच्छा, वहां से जो पानी आता है वो फिर मैदानी हिस्से में फैलता है, लोग उसमें सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं, फिर जो है और उस पानी का बहुत सारा उपयोग हो जाता है, फैक्ट्री वगैरह में चले जाता है कुछ। तो वो ये कहता है ये पानी कितना दान कर चुका है, लेकिन इसको कोई अभिमान नहीं है। समुद्र जो है ना गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, और तो हुंडू का झरना अपनी चपलता के लिए प्रसिद्ध है। यह ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, समुद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गंभीरता के लिए, और हुंडू का झरना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चपलता के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। कहता है किंवदंती यह है, सुना यह भी जाता है कि हुंडू से 7 मील की दूरी पर एक और झरना है, उससे जहां से हुंडू झरना है तो उससे 7 मील की दूरी पर एक और झरना है, और तो वो इससे भी सुंदर है। लेकिन हुंडू का झरना का रास्ता ये आप लोग देखेंगे कितना डरावना है ना। सुंदर मैदान तो है लेकिन जंगल की व्यवस्था, बाघ डर जाए, जहां बाघ डर जाए वहां तो इंसान डरेगा ही भाई। तो इससे 7 मील और आगे जंगल में एक और झरना है जो हुंडू का झरना से भी सुंदर झरना है। लेकिन एकदम रास्ता बीहर है, घनघोर है, और एकदम भयंकर रास्ता है। वहां पहुंचना जो है लोगों का एकदम दुश्वार है, वहां पर लोग जा ही नहीं सकता है। तो अब एक लास्ट में बच गया कि स्वर्ण रेखा क्या है, तो लिखिएगा स्वर्ण रेखा एक नदी है, जो नदी है इसके उद्गम स्थल से 50 मील आगे हुंडू का झरना है। और ये जो नदी है ये रांची, धनबाद, सिंहभूम और बलासोर से होते हुए जो है ये अपना पानी बंगाल के खाड़ी में गिरा देता है। तो देखिए स्वर्ण रेखा एक नदी है, ये तो याद रह जाएगा, लेकिन कौन कौन जिले से होकर गुजरता है ये याद रखने में अगर आपको मुश्किल होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे रांची, धनबाद, सिंहभूम, बलासोर। अभी पढ़िएगा तो याद रहेगा, लेकिन बाद में भूल जाइएगा। तो ऐसा याद रख सकते, राधा, ऐसे हो जाएगा राधा सिंह बा। तो राधा सिंह बा, ये एक भोजपुरी भाषा में आ जाएगा, राधा सिंह बा। रा से हो गया रांची, धा से धनबाद, सिंह से सिंहभूम, बा से हो जाएगा बलासोर। तो राधा सिंह बा, रांची, धनबाद, सिंहभूम और बलासोर है ना इलाके से होते हुए ये बंगाल जिला है ये सब। तो इस जिलों से होते हुए जो है स्वर्णरेखा नदी का पानी ये चले जाता है बंगाल की खाड़ी में।
तो इस तरह से आप लोगों को ये जो है चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जैसे बनेगा तो आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा चैप्टर का दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे।